आज हम लोग लूसेंट का सीरीज के आगे बढ़ाते हुए दूसरा वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पार्ट में हम लोग बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी अन्नो डोमिनी। ये बीसी और एडी क्या होता है? बीसी और एडी जैसे आप देखिएगा कि कहीं पर कुछ ईस्वी लिखा रहेगा, उसके आगे ईस्वी पूर्व लगा देगा या ईस्वी लगा देगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग का कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो कि शक पर आधारित है। और इसमें जो क्रिश्चियन का यानी ईसाई के जो मसीहा थे, ईसा मसीह, उनका जन्म माना जाता है 0 ईस्वी में। उनके जन्म को काल्पनिक रूप से 0 ईस्वी मान लिया गया। उनके जन्म को क्या मान लिया गया? 0 ईस्वी। और उनके जन्म से पहले जो घटनाएं घटी है, ईसा मसीह का जन्म को 0 ईस्वी मान लिया गया और इसके पहले जो घटनाएं घटी है उसको बीसी बोला जाता है, यानी ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले और उसके बाद जो घटनाएं घटी है, यानी ईसा मसीह के समय में जो घटनाएं घटी है, ईसा मसीह के समय यानी जन्म के बाद, उसके समय में और उसके बाद जो घटनाएं घट रही है उसको हम लोग ईस्वी से इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी के टाइम में हम लोग लिखते हैं कि 2024, क्या लिखते हैं? 2024 ईस्वी, यानी इंग्लिश में हो गया 2024 एडी, यानी कि अभी एडी चल रहा है, यानी अभी 2024 ईस्वी चल रहा है। ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद ये चल रहा है, इसी कारण से ये ईस्वी हुआ, इस कारण से इसको ईस्वी बोलते हैं। और ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी माना जाता है और इसके पहले जो घटनाएं घटी है उसको उसमें हम लोग ईस्वी पूर्व लगा देते हैं। उसमें क्या लगा देते हैं? ईस्वी पूर्व। जैसे देखिए कि एक उदाहरण से समझिए कि महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म माना जाता है वो 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म कब माना जाता है? 563 ईसा पूर्व। और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। पहले शुरू में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको ऐसा लगता था कि उल्टे लिखा गया है, ऐसा सोचते थे कि उल्टे लिखा गया है, क्योंकि जन्म क्या होता है? पहले होता है। जैसे मान लीजिए अभी 2024 है तो आप लोग का जन्म क्या हुआ होगा? 2000 ईस्वी में हुआ होगा, यानी जन्म पहले होता है और बाद में आदमी मरता है। तो यहाँ पर जन्म का ही ईस्वी बाद में है, मरने वाला पहले दिया है। ऐसा लगता है नया स्टूडेंट को कि ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन उल्टा नहीं है। ये बाद में पता चला कि ये सही लिखा हुआ है। सही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बीसी में हम काउंटिंग उल्टा करते हैं। जब ईस्वी पूर्व के बारे में ज्ञान होता है तब हम जानते हैं कि ये सही लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 में, अगर हम इस 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उनके जन्म से 563 साल पहले, 563 साल पहले भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 साल पहले जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हो गई 483 साल पहले। यानी ये कितना साल जीवित रहे? तो 3 में 3 0 और 16 में 60 गया, 8 4 4, यानी 80 वर्ष। कितना साल जीवित रहे? 80 साल जीवित रहे। तो महात्मा बुद्ध 80 साल जीवित रहे। तो इस प्रकार से जो है बीसी का मतलब क्या होता है? अब एग्जाम में आपको कभी कभी क्या करता है कि बीसी का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो बीसी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर
बी से बिफोर, सी फॉर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये बीसी हो गया। और ए डी का मतलब अन्नो डोमिनी, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये वाला जो शब्द है अन्नो डोमिनी, ये लैटिन भाषा में शब्द है। और लैटिन भाषा में जो ये लैटिन लिखा हुआ शब्द है, इसका इंग्लिश में अगर हम समझे अर्थ, तो इसका इंग्लिश में अर्थ ये होता है कि इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के समय में, जीसस क्राइस्ट के समय में, जीसस क्राइस्ट के साल में, यानी जीसस क्राइस्ट के समय में या और उसके बाद। तो एडी इसको बोलते हैं लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में ये इसका फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछता है कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इसका और अर्थ पूरा पूछ देगा इंग्लिश में, तो इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब बीसी का हो गया बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी द बर्थ लगा देंगे, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस प्रकार से ये बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट हो गया। और ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको बाद में हिस्ट्री में इसका यूज होता है। कभी कहीं ईसवी पूर्व लिखेगा, कहीं ईसवी लिखेगा, तो ईसवी पूर्व जैसे लिखेगा आपको समझ जाना है कि इसके ईसा मसीह के जन्म से पहले। आज जैसे ही ईसवी लिखा जाए तो समझ जाइए, जैसे 2024 अभी चल रहा है, तो आप भी से आज मतलब इस साल से 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं। आइए बच्चों, आपको हम फिर से कॉन्सेप्ट एक समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लेते हैं 0 ईस्वी, यहाँ क्या ले लिए? 0 ईस्वी ले लिए, यहाँ पर 0 ईस्वी ले लिए। अब यहाँ पर ईसा मसीह जी जन्म ले लिए, ईसा मसीह जी का जन्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जन्म हो गया, तो आप यहाँ से मान लिया जाए बैक आइए, पीछे आइए, पीछे हम लोग आते हैं। तो पीछे का इनके जन्म से बोला जाए कि इनके जन्म से 100 साल पहले का कहानी सुनाइए। तो मान लिया जाए जन्म से 100 साल पहले यहाँ है, जन्म से 100 साल पहले की कहानी, यानी इधर का कहानी हम सुनाएंगे। इसके बैक में और जाएंगे 200 साल पहले की कहानी, तो यहाँ पर आएगा 200 साल पहले की कहानी। अब यदि इसी तरह से आगे बढ़ा जाए कि भाई आप 400 साल पहले का कहानी सुनाइए, तो 400 साल यहाँ बैक आ जाएगा कि 400 साल पहले की कहानी। बोला जाए कि 600 साल पहले की कहानी सुनाइए, 600 साल पहले की कहानी यहाँ पर हो गया। 500 साल पहले की कहानी यहाँ पर हो गया, यानी जन्म लिए यहाँ पर ईसा मसीह, और 100 साल इधर बैक गया, 200 साल इधर गया, 400 साल मतलब पीछे चला जा रहा है। अब आप बताइए कि अभी जस्ट आप लोगों को हम बताए कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कब हुआ था? बताइए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी, यानी 563 ईसा पूर्व में। तो देखिए यहाँ पर 0, अब 563 लगभग कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर उनका बुद्ध जी आ गए, महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जन्म हो गया, महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया यहाँ पर 563 ईसा, 500 से 600 के बीच होगा ना, 563 ईस्वी जो है ये 500 से 600 के बीच होगा, यानी 500 से और 63 साल बैक जाएंगे, यहाँ पर होगा 563 ईस्वी। अब यहाँ पर जन्म ले लिए ईसा मसीह, यहाँ पर जन्म, ये गौतम बुद्ध यहाँ पर जन्म ले लिए। अब इनका मृत्यु बताइए, मृत्यु बोले बताए थे कि मृत्यु कब हुआ इसका? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। तो 483 देखिए यहाँ पर कहाँ होगा? ये 400 और 500 के बीच होगा। तो 400 और 500 के बीच मान लीजिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, यानी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, महात्मा बुद्ध का यहाँ देहांत हो गया। अब बताइए कि इधर से जब से चल रहा है
तो यहाँ पर ये जन्म लिए, यहाँ पर क्या किए, जन्म लिए, और काल आगे बढ़ा, और यहाँ पर 483 ईस्वी में यहाँ पर आया 563 ईस्वी पूर्व, और यहाँ आ गया 483 ईस्वी पूर्व, और इसके बीच में कितना समय गुजरा, तो 80 वर्ष। कितना समय गुजरा, 80 वर्ष। यानी यहाँ जन्म लिए और यहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मृत्यु जो हो रहा है वो कब हो रहा है, यहाँ से 483 साल पहले। तो उल्टा गिनती होता है, बिफोर क्राइस्ट जब करेंगे BC तो इसमें गिनती उल्टा होता है। यहाँ से यहाँ पर जो होता है उसका जस्ट इधर अपोजिट हो जाता है। अब इधर हम लोग बढ़ेंगे तो इधर धीरे धीरे क्या होगा कि जन्म पहले होगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों का 2000 ईस्वी में जन्म हुआ, अभी आप 24 साल 2024 में आप 24 साल के हो गए, 24 साल के। तो सीरीज तो यहाँ से ऐसे जा रहा, लेकिन यहाँ 2000 यानी जन्म हुआ 2000 में, हमारा जन्म हुआ 2000 में, और मान लिया जाए कि अभी तक उम्र हो गई कितनी, यानी 24 साल, यानी कि बढ़ रहा है इधर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है जन्म हुआ, सेशन के अनुसार इधर बैक जाएगा, यहाँ से इधर भागता है, इसीलिए यहाँ जुटता है, और यहाँ से ये उल्टा जाता है। इस कारण से क्या होता है, ये घटते जाता है। यानी इसमें जन्म का जो डेट होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा ईस्वी में बड़ा होता है, और मृत्यु का डेट ईस्वी में छोटा होता है। और यहाँ पर किसी आदमी का उठा लीजिए तो जन्म का होगा कम, और मृत्यु हो जाएगा ज्यादा में। मृत्यु कहाँ हो जाएगा, ज्यादा में हो जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग कैलेंडर के बारे में समझते हैं कि इंडिया में जो है कितने टाइप के कैलेंडर चलते हैं। और पहले चलते थे, अभी चल रहे हैं, अधिकतम कौन चल रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कैलेंडर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैलेंडर इन इंडिया। संवत, संवत का क्या अर्थ होता है, संवत का अर्थ समय गणना, यानी समय की गिनती, यानी समय का निर्धारण। समय गणना का जो भारतीय मापदंड है उसको संवत एक शब्द दिया गया है, संवत। समय गणना का जो भारतीय मापदंड है उसका एक नाम दिया गया है संवत। ये संवत के प्रकार, यानी कि आपको जो एग्जाम में 4 टाइप के संवत पूछते हैं। एग्जाम में मुख्य रूप से 4 तरह के संवत से क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ लिस्टेड किया है। इससे ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको अच्छी तरह से पढ़कर दिमाग में उतार लेना है, और बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार पढ़ना है, जिससे आपको याद हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम संवत के बारे में देखते हैं। पहला है विक्रम संवत। इसको मैंने सीरीज से सजाया है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। यानी यदि आपको संवत सजाने का क्रम आ जाए कि आप क्रमिक रूप से संवत को सजाइए, ये चारों ऑप्शन दे दिया जाए, और इसमें बोला जाए कि पहले ABCD करके सजाना हो, पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, तो उस आधार पर आप इस सीरीज को याद रख सकते हैं। ये जो हमारा सीरीज है ये संवत का सीरीज है। सबसे पहले आया विक्रम संवत, फिर आया शक संवत, फिर आया गुप्त संवत, और एट लास्ट सबसे लास्ट में आया हिजरी संवत। तो संवत 4 हो गए। सबसे पहले कौन हो गया, विक्रम संवत, फिर शक संवत, फिर कौन सा आया, गुप्त संवत, और सबसे लास्ट में आया हिजरी संवत। तो आपको 4 संवत बताए हैं, चारों संवत याद हो गया होगा। बताइए सबसे पहला संवत, सबसे पहला संवत कौन सा है, सबसे पहला संवत कौन है, हाँ, शक संवत। सबसे पहला संवत है विक्रम संवत। सबसे पहला संवत कौन सा है, विक्रम संवत। उसके बाद कौन सा है, शक संवत। यानी अभी जो कैलेंडर प्रचलन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, वो शक संवत पर आधारित होता है।
ये दूसरे नंबर में आता है। अभी वाला जो कैलेंडर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं वो दूसरे नंबर पर आता है। इससे पहले विक्रम संवत था, इससे जस्ट पहले हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इससे जस्ट पहले सीरीज में था विक्रम संवत, और तुरंत बाद होगा कौन सा, गुप्त संवत। यानी अभी जो जिस कैलेंडर शक संवत का इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर था विक्रम और नीचे है गुप्त। नीचे वाला चीज गुप्त है, यानी ऊपर है विक्रम और नीचे है गुप्त। और सबसे लास्ट में मुस्लिम वाला आता है हिजरी संवत। मुस्लिम लोगों का जो संवत चला है मोहम्मद साहब, वो हिजरी संवत। तो सीरीज याद हो गया। सबसे पहले बताइए कौन सा संवत, विक्रम संवत, यानी अभी चल रहा है शक संवत। सबसे पहला विक्रम संवत, अभी चल रहा है दूसरा नंबर वाला शक संवत, और तीसरा बताइए शक के बाद गुप्त संवत। शक के बाद क्या होगा, गुप्त संवत। गुप्त संवत के बाद सबसे अंतिम में मुस्लिम लोगों का मोहम्मद साहब का लाया हुआ कौन सा, हिजरी संवत। याद हो गया सीरीज। अब चलिए हम लोग प्रारंभ वर्ष पर जाते हैं। तो प्रारंभ वर्ष कैसे याद रखेंगे, सबसे पहला जो विक्रम संवत है वो बीसी में आया। सबसे पहला विक्रम संवत वो किस में आया, बीसी में आया, यानी बिफोर क्राइस्ट में आया। अब बाकी जितना तीनों संवत है वो सब एडी में आया। तो देखिए पहला जो विक्रम संवत है ये आया 57-58 बीसी में, यानी ईसवी पूर्व। बीसी का मतलब क्या हुआ, ईसवी पूर्व। बीसी का मतलब हो गया ईसवी पूर्व। तो ईसवी पूर्व में एक ही आया, अभी से तुरंत पहले वाला विक्रम संवत वो ईसवी पूर्व में आया। और 57-58 ईस्वी 2 आता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अधिकतर जगह 57 देखने को आपको मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं 58 भी लिखा हुआ रहता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं कि 57-58 बीसा, लेकिन मोस्टली जो है 57 बीसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ वो 57 ईस्वी पूर्व में या 58 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ, ईस्वी हो गया। उसके बाद जो शक संवत अभी वाला जो चल रहा है इसको आप याद रखिए कि 78 ईस्वी में चालू हुआ। अभी हम लोग जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर का, वो शक संवत पर आधारित है। और शक संवत अभी वाला जो हमारा चालू हुआ है वो कब चालू हुआ है, 78 ईस्वी में। इसके पहले वाला विक्रम वाला कब चालू हुआ, वो बीसी में 57 और 58 ईस्वी में। हो गया कंप्लीट। अब तीसरा जो हमारे जस्ट नीचे कौन सा है, जस्ट नीचे है गुप्त वाला। तो गुप्त वाला कब चालू हुआ, तो 319 से 320 ईस्वी में। कब चालू हुआ, 319 से 320 ईस्वी में। 300 के पार चाहिए, 319 से 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत चालू हुआ। और सबसे लास्ट वाला 3 का डबल चल जाइए, 300 का डबल 622 ईस्वी में चालू हुआ। 622 ईस्वी में अभी कितना चल रहा है, 2024 ईस्वी, 622 ईस्वी में चालू हुआ हिजरी संवत। तो इस प्रकार से चारों सन याद हो गए। अब बताइए सबसे पहला संवत कौन सा, विक्रम संवत। दूसरा बताइए शक संवत। तीसरा बताइए, तीसरा नंबर शक के नीचे गुप्त संवत। उसके सबसे अंतिम में हिजरी संवत। अब ईस्वी पर चलते हैं। तो सबसे पहले विक्रम संवत, विक्रम संवत जो है वो 57 बीसी, 58 बीसी, बीसी में है। और उसके जस्ट नीचे वाला अभी वाला दूसरा नंबर वाला ये कितना ईस्वी में, अभी जो चल रहा है ये चल रहा है 78 ईस्वी में। अभी वाला चल रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 78 ईस्वी में। और अभी वाला हम लोग का शक संवत के नीचे कौन सा है, गुप्त है। नीचे गुप्त है, नीचे वाला चीज गुप्त है। तो गुप्त है, तो गुप्त वाला कब शुरू हुआ, 319 से 20। और हिजरी वाला 300 का डबल कर दीजिए तो 622। 300 का डबल कितना होता है, 600, यानी 622। तो हिजरी संवत वाला हो गया 622। हम लोग को ईस्वी भी याद हो गया, संवत भी याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि प्रारंभ करने वाले या संबंधित व्यक्ति कौन है। तो संबंधित व्यक्ति सबसे पहले इसमें विक्रम लगा हुआ है, यहाँ पर भी विक्रम लगा हुआ है। विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले में विक्रम संवत में विक्रम लगा हुआ है। विक्रम, अब विक्रम कौन, तो चंद्रगुप्त एक ही फेमस है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आप जानते होंगे कि पूरे इतिहास जब हम लोग हिस्ट्री पलटते हैं
तो उसमें 14 विक्रमादित्य का उल्लेख होता है। 14 कुल 14 को विक्रमादित्य हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य हुए हैं, तो टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। यहाँ हमको याद रखना है कि विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रम सेम टू विक्रम संवत का प्रारंभ किया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब शक संवत का प्रारंभ कौन किया, तो शक का संबंध कनिष्क से है। शक का लास्ट में, यहाँ भी क और अंतिम और शुरू दोनों में क है। ये शक और क जो है इसके अंतिम और शुरू दोनों में क का संबंध बना के आप याद कर सकते हैं। शक कनिष्क, और ये वंश भी क से शुरू हो रहा है, कुषाण वंश। इसका वंश भी पूछा जाता है ज्यादातर एग्जामों में, इसीलिए हम इसका वंश थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे। तो शक संवत का जो है प्रारंभ करने वाले हैं कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे। किस वंश के थे, कुषाण वंश के थे। अब गुप्त संवत का प्रारंभ करने वाले, गुप्त में देखिए गुप्त लगा हुआ है, चंद्रगुप्त, लेकिन यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने वाले कौन हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम। अब हिजरी संवत को प्रारंभ करने वाले तो मोहम्मद साहब। हिजरी संवत को प्रारंभ करने वाले कौन हो गए, मोहम्मद साहब। आपको अब याद करना है बोल बोल के कि 4 संवत सीरीज से बोलना है, फिर उसका ईस्वी सीरीज से बोलना है। अब प्रारंभ करने वाले विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले, विक्रम से विक्रम अटैच कर दीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। शक संवत, तो शक क से दोनों साइड कनेक्ट कर दीजिए, कनिष्क, शक लास्ट में क, कनिष्क। तीसरा नंबर आता है हमारा गुप्त संवत, तो गुप्त को गुप्त से कनेक्ट कीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम। और हिजरी संवत तो मोहम्मद साहब, हिजरी संवत के प्रवर्तक या प्रारंभ करने वाले बोल सकते हैं, मोहम्मद साहब थे। इनको हीरा नामक गुफा में आगे जब पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा कि हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मोहम्मद साहब हिजरी संवत को चलाए थे। तो इस प्रकार से ये हो गया कैलेंडर का नॉलेज, जिसमें कि इसका हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरे बच्चों आप लोगों को इसमें से हर एक चीज को याद करना है। इसमें कोई भी चीज छोड़ने वाली नहीं है कि ये चीज हम छोड़ दें तो ये चीज छोड़ दें ना, ये इसमें सारा का सारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस कारण से आपको इसमें टोटल याद करना है। एक तो ये सीरीज याद करना है, चारों याद होने चाहिए एकदम सीरीज से। दूसरा इसका प्रारंभ वर्ष एकदम 100% याद होना चाहिए। समझ के याद कीजिए, फिर बार बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। प्रारंभ करने वाले में टोटल इम्पोर्टेंट है। ये इसका कुषाण वंश लिखे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद कीजिए। इसका कारण अब समझते हैं। तो शक, आखिर ये विक्रम संवत प्रारंभ क्यों किए? विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत जो प्रारंभ किया वो इसलिए किया कि उस समय शक का आक्रमण हुआ, उसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के खुशी में उसने एक संवत की शुरुआत कर दी। पहले के राजा महाराजा लोग जब विजित होकर आते थे तो खुशी में कुछ चीजों की स्थापना करते थे, कुछ चीजें चला दिया करते थे। तो इसी प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब शक को पराजित किए, तो शक चूंकि बहुत शक्तिशाली था और उसको पराजित जब किए, तो पराजित करने के कारण जो है इन्होंने एक संवत प्रारंभ किया, जिसको विक्रम संवत कहा जाता है 57 और 58 BC में। और शक संवत जो शुरू होने का कारण है कि कनिष्क जब अपना राज्यारोहण किए, जब वो गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने गद्दी पर बैठने की खुशी में एक संवत का प्रारंभ किया, जो कि शक संवत है, जो कि अभी हम लोगों का कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कनिष्क का राज्यारोहण शक संवत के प्रारंभ करने, यानी राज्यारोहण के कारण शक संवत का प्रारंभ किया गया। अब गुप्त संवत का प्रारंभ क्यों किया गया? तो गुप्त संवत जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम
ये शक बहुत शक्तिशाली थे, इनको उनका शक का उन्मूलन इन्होंने कर दिया, यानी जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, उसका पूरा एकदम हिला के रख दिया, उसको जड़ से खत्म, उन्मूलन कर दिया। तो ये शकों का उन्मूलन करने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। तो इस प्रकार से ये सारा संवत का कहानी हो गया। अब आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है और समझ समझ के याद करना है ताकि पूरा कंठस्थ हो जाए। चलिए बच्चों, अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखा गया है जो कि आईएएस के एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन आपको इसमें बताना है। पहला क्वेश्चन है कि चारों संवत में सबसे भिन्न कौन सा संवत, यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। पहला है विक्रम संवत, दूसरा शक संवत, तीसरा गुप्त संवत और चौथा हिजरी संवत। तो चारों संवत में सबसे भिन्न कौन सा है, बताइए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। इसमें आंसर होगा पहले वाला, विक्रम संवत। ये आंसर होगा इसका। ये आंसर इसलिए होगा, समझिए बच्चों, क्योंकि ये विक्रम संवत हमारा कब प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत बताए हैं आपको 57 या 58 बीसी में स्टार्ट हुआ। शक संवत कब प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी, अभी जो चल रहा है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ, 319 से 320 ईस्वी, 319 से 320 ईस्वी। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, 622 ईस्वी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी है एडी यानी ईस्वी, ये भी है एडी यानी ईस्वी, ये भी है एडी यानी ईस्वी, मगर ये क्या है, ये तो बीसी है ना, ईसा के जन्म से पहले का है, अब बाकी सब ईसा के जन्म के बाद का है। इस कारण से हमारा आंसर होगा विक्रम संवत। तो इसका आंसर, सही आंसर हो गया विक्रम संवत, और ये आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन एक और आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि शक संवत एवं हिजरी संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है। चलिए आप लोग करिए, बताइए कितना अंतर है, फिर मैं बताता हूँ। निकाल लिए। शक संवत एवं हिजरी संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले ये हिजरी संवत जो हमारा शुरू होता है, ये हिजरी संवत कब प्रारंभ होता है, हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ होता है, 622 ईस्वी में। और शक संवत कब प्रारंभ होता है, जो कैलेंडर अभी चल रहा है, ये कब प्रारंभ होता है, ये होता है 78 ईस्वी में। अब इसका अंतर पूछा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 8 गयो 4, 11 में से 7 गयो 4, और ये बच गयो 5, यानी कितना आंसर आ गया, 544 वर्ष। 544 वर्ष का अंतर है शक संवत और हिजरी संवत के बीच, और ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है। अब आप लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। चलिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे हैं कि शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच कितना अंतर है। आप लोग इसको करके बताइए कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना अंतर है। निकाल के बताइए कितने लोग सही बताते हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना अंतर है। आप लोग का कितना आंसर आया, आप लोग ध्यान रखिए। अब हम देखिए, आपसे हमसे मिलना चाहिए आपका आंसर। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग विक्रम संवत। विक्रम संवत बताइए कब प्रारंभ होता है। विक्रम संवत, ये हमारा जो विक्रम संवत है, ये 57 बीसी में प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, 57 बीसी यानी 57 ईसा पूर्व में। और ये हमारा शक संवत कब प्रारंभ हुआ, ये 78 ईस्वी यानी 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सही है।
शक संवत 78 ईस्वी में, विक्रम संवत 57 BC में। अब ये बताइए कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 0 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्म होता है 0 ईस्वी में। तो इसका मतलब है जन्म से 57 साल पहले की ये कहानी है। ये विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, तो 57 साल पहले ये कहानी है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 0 तक 57 वर्ष तो इसको लग गए। कितना लग गया? 57 वर्ष लग गया। अब यहाँ से अब शक संवत जन्म होने के बाद से 78 वर्ष बाद की कहानी है। यानी यहाँ पर यदि हम इसको 0 मान लें, ये 0 अगर कहानी है, ये 57 साल पहले, 57 वर्ष पहले जो है ये विक्रम संवत की कहानी शुरू होती है। 57 साल पहले जो है ये विक्रम संवत की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। और यहाँ से 78 साल बाद, 78 साल बाद जो है 78 ईस्वी यानी 78 साल बाद जो है ये शक संवत की कहानी शुरू होती है कि शक संवत 78 साल बाद आया। तो दोनों के बीच जब अंतर पूछा तो 0 से यहाँ के बीच का डिफरेंस ये 78 हो गया और यहाँ 0 से 57 के बीच का डिफरेंस हो गया 57। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 8 7 15 5 बाकी 1 7 5 12 1 13 यानी 135 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135 साल। यहाँ 57 वर्ष हुआ और यहाँ से यहाँ तक 78 वर्ष का समय होता है। तो इस प्रकार से टोटल हो गया 78 प्लस 57 यानी 135 वर्ष का अंतर। शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने साल का अंतर? 135 साल। देख लीजिए आपका आंसर सही है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल है कि गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच कितना अंतर है। अब ये बताइए आप कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितना अंतर है। और पिछला सवाल यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच क्या अंतर है आप लोग निकाल लिए होंगे। अब देखते हैं ये गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत ये 319 या 320 ले सकते हैं। ये 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो ये तो सीधा सीधी दोनों जो है ईस्वी में ही है, दोनों ईस्वी में ही है, बीसी का है ही नहीं बात। तो अंतर जब पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस हम लोग कर लेंगे। 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 7 गए 4 और ये 241 वर्ष का अंतर है। दोनों के बीच कितना अंतर है? 241 वर्ष का। चलिए बच्चों, कुछ चीज जो पूछा जाता है वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो भारत के आधुनिक शक संवत पर आधारित है। अभी का जो कैलेंडर चल रहा है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अभी वाला जो कैलेंडर चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में। तो शक संवत के अनुसार भारत का एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि शक संवत के अनुसार भारत का पहला महीना कौन सा है, बताइए। शक संवत के अनुसार भारत का पहला महीना है चैत्र। पहला महीना कौन सा है? चैत्र या चैत। इसको चैत बोलते हैं, कभी चैत्र बोलते हैं, जो कि 21 मार्च से प्रारंभ होता है। कितना तारीख से? 21 मार्च से। हम लोगों के लिए नववर्ष, हिंदुस्तान के लिए नववर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को होता है, न कि 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जो मनाते हैं वो हम लोग अंग्रेजों के अनुसार मनाते हैं, लेकिन वास्तविक में
शक संवत के अनुसार हिंदू कैलेंडर, मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इसके अनुसार ग्रेगोरियन के अनुसार हमारा जो पहला महीना है वो चैत का महीना है, जो कि 21 मार्च से प्रारंभ होता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए कि भारत में शक संवत के अनुसार सबसे पहला महीना कौन सा है, तो बोलिएगा चैत्र। अब पूछ देगा अंतिम महीना कौन सा है, ये एक और क्वेश्चन आता है, अंतिम महीना कौन सा है, तो अंतिम महीना होता है फागुन। कौन सा है, फागुन, या इसको फाल्गुन लिखते हैं, फाल्गुन भी लिखते हैं या फागुन लिखते हैं। हिंदी महीना का काउंटिंग कैसे शुरू करते हैं हम लोग, पहले चैत बोलते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ या आषाढ़, श्रावण या सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक या कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। आ गया फागुन। तो चैत से शुरू करते हैं और प्रारंभिक महीना चैत्र और अंतिम महीना फागुन। प्रारंभिक महीना कौन सा, चैत, अंतिम महीना कौन सा, फागुन। शक संवत का प्रारंभ कब, 78 ईस्वी में। विक्रम संवत का प्रारंभ कब, 57-58 BC में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब, 622 ईस्वी में। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ, 319 से 320 ईस्वी में। गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया, शक संवत किसने प्रारंभ किया, हिजरी संवत किसने प्रारंभ किया और क्यों प्रारंभ किया, ये सारे चीजों को आप रिपीट करेंगे।